हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं संयोजन के सिद्धांत। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने षडंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। तो संयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक चित्रकार चित्र बनाते समय कला के मूल तत्वों को ध्यान में रखने के बाद चित्र संयोजित करता है। इसे हम संयोजन के सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं, कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको किस प्रकार संयोजित किया जाए या किस प्रकार उसके तत्वों को संयोजित किया जाए ताकि हमारा जो चित्र है, आकृति है या कलाकृति है, वो पूरी तरीके से जो है आकर्षक बन सके। ठीक है, तो इसीलिए इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ठीक है, इसे हम संयोजन के सिद्धांत कहते हैं। ये मुख्यतः 7 होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सहयोग या एकता, जिसको यूनिटी बोलते हैं। संगति या सामंजस्य, जिसको हार्मनी बोलते हैं। संतुलन या क्षमता, जिसको बैलेंस बोलते हैं। चौथा है प्रभाविता, जिसको डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं। पांचवा है लय या प्रवाह, जिसको रिदम बोलते हैं। छठा है अनुपात या प्रमाण, जिसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और सातवां है विरोध, जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं। देखो कुछ बुक्स में क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है ये 6 ही दिए होते हैं, उसमें ये विरोध नहीं दिया होता। जबकि कोई भी आकृति या कोई भी कलाकृति को कंप्लीट करने के लिए या फिर ये कह लो कि उसको अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए इस सिद्धांत का पालन आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसमें कंट्रास्ट कलर, कंट्रास्ट जो है लाइन या फिर कंट्रास्ट जो है फिगर्स नहीं बनेंगे, तब तक जो है उसमें आकर्षण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस किताब से मैंने ये लिखे हैं उसमें ये 7 ही दिए गए हैं और मुझे भी यही लगता है कि ये 7 ही होने चाहिए। ठीक है, तो संयोजन के सिद्धांत के बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ये क्या होता है। पहली बात, इनका जो है इंग्लिश वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में कभी कभी किस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हार्मनी का संबंध किससे है, या फिर प्रोपोर्शन किससे संबंधित है, या फिर रिदम चित्र में क्या होती है। ठीक है, तो रिदम का संबंध किससे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके इंग्लिश वर्जन हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, मैंने कई बार क्वेश्चंस में देखा है कि एक एक क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता शायद टीजीटी पीजीटी का रहा होगा, तो उसमें था कि हार्मनी का संबंध किससे है। तो यहाँ पे संगति या सामंजस्य से हार्मनी का संबंध है। ठीक है, तो इसलिए इनको दोनों लैंग्वेज में आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सहयोग। सहयोग का अर्थ कला तत्वों के मध्य एक सूत्रता उत्पन्न करना है। कलाकृति में प्रयुक्त आकृतियाँ जब किसी व्यवस्थित क्रम में रखी जाती हैं तो सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी हम पेंटिंग बना रहे हैं, कोई भी हम चित्र बना रहे हैं, जब उसमें तत्व तत्व कौन से, रेखा, रंग, रूप, ये सारी चीज़ें जब उनके मध्य एक सूत्रता उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी कि वो एक सूत्र में बंधेंगे और कलाकृतियों में जो प्रयुक्त आकृतियां हैं, यानी कि कलाकृतियों में जो फिगर्स हमने ऐड करी हैं, अगर वो एक व्यवस्थित क्रम में रखी जाएंगी तभी क्या है, सहयोग का भाव उत्पन्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ग्रामीण दृश्य बना रहे हैं तो उसमें हम क्या बनाएंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या हट्स बना देंगे, झोपड़ियाँ बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको व्यवस्थित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ग्रामीण दृश्य बना रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को हम बना देंगे, तो वो जो है वहाँ पर ये आकृतियाँ जो है डिसबैलेंस हो जाएंगी और मतलब हमारे चित्र
को आकर्षक नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए उन सारी वस्तुओं का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा जो गांव से संबंधित है, जो विलेज से संबंधित है, ठीक है। तभी वो हमारा एक ग्रामीण दृश्य चित्र बनेगा, ठीक है। तो सहयोग का अर्थ समझ में आ गया। और वैसे ही अगर हम ग्रामीण दृश्य में वो सारी आकृतियाँ बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन तत्वों का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। जैसे लाइनिंग कैसे डालनी है, उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, या फिर उसका जो है अंतराल क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें इसमें ऐड करनी होगी, ठीक है। तभी क्या है, चित्र में सहयोग का भाव उत्पन्न होगा, यानी कि एकता आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, संगति के माध्यम से चित्र के सभी तत्व एक दूसरे से तालमेल रखते हैं तो सामंजस्य उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि एक हो गया सहयोग, एक हो गया संगति। संगति या सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ भी वही है सीधा सीधा, कि उसमें भी जो कला के तत्व हैं वो सब एक दूसरे से तालमेल रखने होने चाहिए, ठीक है। यानी कि उनको इस तरीके से हमें बनाना होगा ताकि वो एक दूसरे से अलग ना रहें, और तभी हमारे चित्र में संगति या हार्मनी का भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। हार्मनी आएगी। तो ये दो तरह के होते हैं, आंतरिक सामंजस्य और बाह्य सामंजस्य। आंतरिक सामंजस्य का सीधा सीधा संबंध किससे है, उसके अंदर निहित भावों से, ठीक है। जब किसी चित्र में कोई किसी फिगर में हम भाव दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर चित्र के अकॉर्डिंग उसके भाव भी हैं, या भाव के अकॉर्डिंग उसकी वेशभूषा है या चित्र है, तो वो आंतरिक सामंजस्य कहलाएगा। और बाह्य सामंजस्य जैसे बाहरी रूप से उसकी लाइनिंग, उसके कलर्स, उसका जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, तो बाहरी रूप से भी जो है उसको अ, संयोजित करना जरूरी होता है। तो संगति क्या हो गई, एक दूसरे से तालमेल रखने वाले जो तत्व हैं वो एक दूसरे से तालमेल रखने आवश्यक हैं, तभी सामंजस्य उत्पन्न होता है। और इसके दो रूप हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का संबंध भाव से है और बाह्य का संबंध सीधा सीधा तत्वों से है, ठीक है। तो फिर आता है संतुलन। संतुलन का संबंध दृष्टिगत भार से है, ठीक है। बहुत एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी गई है कि संयोजन के सिद्धांत में संतुलन का संबंध किससे है, संतुलन क्या है, ठीक है। ये बैलेंस है। जैसे हमारी तुला होती है, हम उसमें माप तोल करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चित्र में भी संतुलन का होना आवश्यक होता है। तो इसका संबंध किससे, दृष्टिगत भार से है। यानी कि हमारी आँखों को देखने से पता चल जाए कि जो चित्र है हमारे सामने, जो कृति है वो संतुलित है, या ये कह लो कि उसमें जो फिगर्स बनी हुई हैं, उसमें जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो बैलेंस्ड हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार चित्रकला के समस्त तत्व इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका भार समस्त तल पर समुचित रूप से व्यवस्थित रहे। ये दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। माना हमने जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, इसी को मैं लेती हूँ। माना अगर किसी ग्रामीण दृश्य को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक हट बना दी, उसके सामने से रास्ता बना दिया, रास्ते पे हमने कोई आदमी बना दिया या कोई जानवर बना दिया, या फिर उसके किनारे पे हमने दो तीन पेड़ बना दिए या पीछे पहाड़ बना दिए। तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे ताकि वो जो है एक मतलब आकर्षक चित्र बन सके। ऐसा नहीं है कि हट को हमने पहाड़ के ऊपर बना दिया या पेड़ को हमने हट के ऊपर बना दिया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो बैलेंस्ड बनेगा ही नहीं। तो ये सभी जानते हैं जो ड्राइंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो कोई काम करते हैं या सीख रहे होते हैं, तो उनको यही चीज़ बताई जाती है कि आप जो सामने देख रहे हो या फिर आप अपनी जो कल्पना शक्ति से बना रहे हो, तो उन चीज़ों को, उन चित्रों को या उन आकृतियों को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हम कोई स्टिल लाइफ बना रहे हैं, हमारे सामने दो तीन वस्तुएं रखी हुई हैं, उनको सामने देखकर हम बना रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई वस्तु हम इतनी ऊंची बना दें कि पूरे पेपर में आ जाए और कोई वस्तु इतनी छोटी बना दे कि वो दिखाई ही ना दे, तो ये भी जो है संतुलन नहीं आ पाएगा उसमें। तो इसीलिए उनको व्यवस्थित करना ही, और मतलब जिससे वो आकर्षक लगे और बैलेंस बना के उसमें काम करना ही जो है संतुलन कहलाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली करके ज़्यादा समझ में आता है। इसका संबंध दृष्टिगत भार से, यानी कि आँखों को देखने से पता चल रहा है कि सारी आकृतियाँ, सारे फिगर्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, ये दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, ये दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है आकृतियों के सम विन्यास द्वारा और दूसरा है आकृतियों के असम विन्यास द्वारा। ठीक है, तो यानी कि आकृतियों के सम विन्यास, सम यानी कि समान, समान उसमें आकार होना चाहिए, समान उसमें अंतराल होना चाहिए और वो आकृतियाँ भी समान होनी चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा क्या किससे संबंधित हो गया कि इसमें समस्त भार के आकर्षण से, सॉरी, ठीक है, इसमें समस्त भार आकर्षण केंद्र से एक समान दूरी पर रहने से संतुलित होता है। यानी कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके बीच का जो उसके बीच की जो दूरी है, उन आकृतियों के बीच की जो दूरी है वो एक समान हो। ठीक है, तो ये किस में आएगा? आकृतियों के समविन्यास। ठीक है, ये आकृतियों के समविन्यास में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लाइनें बना देती हूँ, माना ये 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 यहाँ पे कोई आकृति भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई फिगर भी हो सकती है, कोई डांसिंग लेडी भी हो सकती है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग समझिए। तो इनके जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है ये समान है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है? आकृतियों का समविन्यास है। तो ये जो है तो ये भी संतुलित, माना 3 पेड़ लाइन से खड़े हैं। ठीक है, ये संतुलित है, लेकिन ये आकृतियों के समविन्यास द्वारा जो है संतुलित कर रहे हैं हमारी चित्र को। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है आकृतियों के असम विन्यास द्वारा। तो इसमें जो है भार आकर्षण केंद्र से असमान दूरी पर रहने से संतुलित होता है। ठीक है, यानी कि हमारी हमने कोई रास्ता बनाया, उसमें एक पहाड़ बना दिया, ठीक है, पेड़ बना दिया, ये यहाँ पे हो गया, एक पेड़ यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हमारी कोई और आकृति हो गई, फिर यहाँ पे हमारा जो है कोई और आकृति हो गई। तो इस तरीके से जो मतलब ये जो दूरी है ये असमान है। ठीक है, ये एक समान दूरी नहीं है, ये असमान दूरी है। किसी भी चित्र को आकर्षक बनाने के लिए हम जो है इसी नियम को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से बनाए हुए जो चित्र होते हैं वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, तो हम संतुलन को समझ गए ना कि संतुलन क्या होता है। चित्र में बैलेंस बनाना, आकृतियों में बैलेंस बनाना, यही जो है संतुलन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है प्रभाविता। प्रभाविता में चित्र की भाव अभिव्यक्ति में मुख्य आकृति या वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अर्थात किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। कोई भी चित्र है, उसमें कोई एक आकृति ऐसी बनाई जाती है जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती है। ठीक है, जैसे हमने एक मतलब हमने एक ग्रामीण दृश्य बनाया, उसमें हमने एक मानव आकृति बना दी, झोपड़ियाँ बना दी, पेड़ बना दिए, पशु बना दिए। तो उसमें जो आकर्षण का केंद्र होगी वो कौन होगी? वो मानव आकृति ही होगी, क्योंकि हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगी? हमारी नज़र सबसे पहले उस मानव आकृति पे जाएगी कि वो उसमें क्या कर रहा है। ठीक है, हमने कोई स्टिल लाइफ बना दिया, उसमें हमने एक बड़ी वस्तु बना दी और उसके अगल बगल छोटी छोटी वस्तुएं बना दी, तो सबसे पहले हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नज़र है वो उस बड़ी वस्तु को देखेगी। तो जिस आकृति को हम प्रमुखता से बनाएंगे, ठीक है, या जिस फिगर को हम बहुत ज़्यादा
डिटेल में बनाएंगे तो वही क्या है, हमारी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, और उसी के बाद हम बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे, बाकी वस्तुओं को हम देखेंगे। तो वही जो मुख्य आकृति हमने बनाई है अपनी कला में या अपनी पेंटिंग में, तो वही जो है प्रभाविता का मतलब सिद्धांत जो है वहाँ पर अपनाया गया है या प्रभाविता वहाँ पर उत्पन्न की जा चुकी है। माना भगवान बुद्ध की कोई पेंटिंग है, उस उनके शिष्य हैं, उनके चारों तरफ बैठकर उनका जो है प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है, उनके ज्ञान को ले रहे हैं, तो उसमें जो आकर्षण का केंद्र होगा वो कौन होगा, वो भगवान बुद्ध होंगे, क्योंकि उनकी आकृति हमने मुख्य रूप से बनाई है। जैसे अजंता में एक चित्र है मरणासन राजकुमारी, भले ही वो पूरी पेंटिंग है, उसमें जितनी भी फिगर्स है सभी को बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, लेकिन उसमें जो आकर्षण का केंद्र है, जो मुख्य आकृति है, वो मरणासन राजकुमारी है, क्योंकि उसकी दशा और उसकी अवस्था और उसके भाव इतने अधिक प्रबल हैं कि जब भी हम उसको देखते हैं तो हमारी दृष्टि सबसे पहले उस पर ही जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चित्र है, कोई भी पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में कोई मुख्य आकृति बनाई जाती है तो वहाँ पर प्रभाविता का सिद्धांत लागू हो जाता है या फिर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज इसमें 4 चीज़ों को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लय, अनुपात और विरोध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको जो है रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और अपने तरीके से आप इसको नोट करते रहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।